नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा पर अटैक की। सारी खबर वक्फ बिल के विरोध की भी दिखाऊंगी। दमदार 10 में वोटिंग से पहले झारखंड में धुआंधार प्रचार की बात होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो मंत्र देने वाले हैं, इसकी भी चर्चा। केरल के वायनाड की भी बात, जहां पर आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके साथ ही खबर महाराष्ट्र कांग्रेस के एक्शन की होगी। बुलेटिन में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हुए नए खुलासे की भी खबर आपको दिखाऊंगी। जम्मू कश्मीर में इधर एनकाउंटर जारी है। इसके साथ ही दमदार 10 में 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण की भी खबर। लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अखबारों में आज बीजेपी की ओर से विज्ञापन छपा है। ये विज्ञापन एक है तो सेफ है का है। अब खास बात यह है कि एक है तो सेफ है, एक शब्द में महाराष्ट्र की सामाजिक एकता को दिखाने वाले प्रतीक तस्वीरें हैं। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग सिर पर जो टोपी पहनते हैं, फिर वो शिवकालीन टोपी हो या फिर दलित समाज के बंधु जो पगड़ी पहनते हैं उसकी तस्वीर हो, वो सारी तस्वीरें आपको इस एक में दिखाई देगी। इस विज्ञापन को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, इसी में आपको मैसेज दिखाई देगा। एक शब्द पर आप गौर करें, देखिए हैं तो सेफ हैं, ये तो एक ही भगवा रंग में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एक शब्द है इसका डिजाइन अलग है, इसमें टोपियां अलग है। महाराष्ट्र में समाज के अलग अलग वर्गों को ये दर्शाती हैं। अब इन टोपियों को एक साथ दिखाने का मतलब यही है कि समाज का हर वर्ग एक साथ हो। खास बात यह है कि इसमें आपको मुस्लिम टोपी नहीं दिखाई देगी, यानी कि यह कोशिश की गई है कि मुस्लिम टोपी वर्सेस हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों को एक दिखाना। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर मचे हुए संग्राम के बीच अब लड़ाई भगवा यानी कि गेरुआ कपड़े पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए हैं। खड़गे ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाया और कहा कि या तो सफेद कपड़े पहन लें या फिर राजनीति छोड़ दें। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का संविधान बचाओ सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला। योगी के गेरुआ वस्त्र धारण करने पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के भेष में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। उन्होंने सीएम योगी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। बटोगे तो कटोगे को लेकर कटाक्ष भी किया। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। खड़गे ने बीजेपी के स्टार प्रचारक पर टारगेट किया तो बीजेपी ने भी खड़गे पर पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने खड़गे के हर शब्द का जवाब दिया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पूछा कि कांग्रेस को एक है तो से कांग्रेस को क्या दिक्कत है।
उन्होंने कांग्रेस पर बांटो और राज करो के धर्म का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम बिना तथ्य के बयानबाजी कर रहे हैं। हम एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? बांटो और राज करो, ये तो कांग्रेस पार्टी का धर्म रहा है। देखिए, जिस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु फतवा जारी कर रहे हैं और मुसलमानों से यह अपील की जा रही है कि वो महाविकास अघाड़ी को वोट दें। और इससे लेकर बीजेपी महाविकास अघाड़ी और मुस्लिमों की पैरोकारी करने वाले ओवैसी की पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं। बीजेपी नेता फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ वोट धर्म युद्ध का नारा दिया है। इसके बाद से ओवैसी और फडणवीस आमने सामने हैं। दरअसल वोट जिहाद के जरिए मुस्लिम संगठन ये मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमानों को बांटना नहीं है, महायुति को वोट करना नहीं है, महाविकास अघाड़ी को वोट देना है। जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार मजबूत हैं वहां उन्हें वोट देना है, या फिर जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मजबूत हैं उन्हें वोट करना है। फडणवीस इसी के खिलाफ हिंदुओं से एकजुट होकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो। फडणवीस के इसी बयान को ओवैसी ने करारा जवाब भी दिया है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी जब हारती है तो वोट जिहाद करती है। आज फडणवीस बोलते जिहाद, फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया, अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं बोलो फडणवीस कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की। ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग केवल धर्म युद्ध को लेकर ही नहीं है, बल्कि संभाजीनगर के नाम को लेकर भी है। एक दिन पहले फडणवीस ने संभाजीनगर के नाम को लेकर ओवैसी को जो चुनौती दी थी, ओवैसी ने भी उसी का जवाब दिया। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली
ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में पूरी लड़ाई 12% मुस्लिम वोटर्स को लेकर है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 40 सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी सरकार का है, आप उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए वर्क करिए, उसको जिताइए। जब वो जीत जाएगा तो इंशाल्लाह ताला महाराष्ट्र का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मैं सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार के एक एक कैंडिडेट को चुन कर दे और इंशाल्लाह ताला आने वाला फ्यूचर जो महाराष्ट्र का होगा बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी कौन सा रोल अदा कर रही है? अब इसको मुसलमानों के बारे में अब जिहाद का नाम दे दिया। अरे जिहाद का पहले मतलब तो समझिए, जिहाद का मतलब क्या होता है। आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करना बंद करिए। आप लोग ये कहिए कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए अगर किसी ने कोई काम किया उसकी बुनियाद पर वो वोट मांगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2.5 साल के अंदर अच्छा काम किया, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हर आदमी यहाँ सेफ था, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, आप उसको वोट करो। अब बात राजस्थान की राजधानी जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने जमकर मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काया, उनसे दिल्ली का घेराव करने की अपील की। तौकीर रजा ने कहा कि अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन और अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरु सरवर चिश्ती ने आग उगल दी। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से कहा कि इस्लाम में बुज़दिली हराम है। सरवर चिश्ती ने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर भी मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश की।
आपने अगर किसी बुजुर्ग 80 साल को ट्रेन में 15-20 जनों ने मारकर ये साबित करने की कोशिश की कि आप सूरमा हो, तो ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सभ्यता है। बड़ी अजीब बात है। एक 80 साल के दादा के बुजुर्ग को मारते हो। अच्छा, नुपुर शर्मा से लेकर इस नित्यानंद तक इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और आज तक ये अरेस्ट नहीं हुए। और हमारे बच्चे जरा सी बात कर दे तो उनको यूएपीए में बंद कर दिया और 5-5 साल उनकी जमानत नहीं होती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये सितम नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए ना। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर। दमदार 10 में अब आपको देश के नए चीफ जस्टिस की शपथ की तस्वीरें दिखाती हूं। आज जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के नए मुख्याधीश के तौर पर शपथ ले ली है। संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक ही रहेगा। और अब बात होगी बाबर सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। बाबर सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। शूटर शिवा को बहराइच के नानपारा से पकड़ा गया। शूटर शिवा नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले ही की गई। पुलिस ने शिव कुमार की मदद करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाबर सिद्दीकी के मर्डर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन बाबर सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे विशान सिद्दीकी के दफ्तर में ही गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स शामिल थे। 2 शूटर तो मौका वारदात पर ही गिरफ्तार हो गए थे। वहीं भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए शूटर शिवा फरार हो गया था, जो अब मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। शूटर शिव कुमार बाबर सिद्दीकी मर्डर केस का एक राज जानता है। सुपारी किसने दी, हथियार कैसे मिले, प्लानिंग कैसे हुई, मुंबई से कैसे भागा, कहां कहां छिपा। धीरे धीरे वो पुलिस के सामने सारे राज उगलेगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को शुरुआती बयान में जो दिया, जो जानकारी बताई, उससे भी कई सारे राज खुल रहे हैं। शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने बताया कि वो धर्मराज कश्यप के साथ मिलकर पुणे में स्क्रैप का काम करता था। तभी उसकी मुलाकात वहां पर शुभम लोनकर से हुई। शुभम लोनकर की दुकान इनकी दुकान के बगल में ही थी। शुभम लोनकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था और ठीक ऐसे ही ये शिवा लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। और क्या जानकारी दिनेश, इस जो नई गिरफ्तारी हुई है शिवा से, जानकारियां हासिल कर पाई है पुलिस? 3 बड़ी जानकारियां निकल कर आई है। सबसे पहले तो अब तक यही सवाल था कि आखिर हत्या क्यों की गई है और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो 10 लाख रुपए की सुपारी जो है वो शिवा को दी गई थी। इसके साथ ही में हर महीने पैसे देने का वादा किया गया था। शुभम लोनकर जो है उसने सबसे पहले शिवा की बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल से स्नैपचैट के जरिए करवाई थी और यहीं से सीधे सीधे बिश्नोई गैंग का रोल जो है और पुख्ता होता हुआ इस केस में नजर आ रहा है। हत्या के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया गया था। प्लान ए के फेल होने के बाद प्लान बी को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन पहली बार में ही प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में इन आरोपियों को कामयाबी मिली थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले उसे पकड़ लिया गया है। अब सवाल है कि इस हत्या के पीछे की असली मकसद क्या है। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने का प्रयास अब मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा है। लोनकर की भी तलाश हो रही है। जी बहुत शुक्रिया दिनेश आपका पूरी जानकारी के लिए।